ब्रेक वाले एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मार्केट महारथी हमारा एक सेगमेंट है जिसके अंदर हम बढ़िया से मेहमानों को जोड़ के उनसे थोड़ा आइडिया लेते हैं कि इस समय बाजार के अंदर क्या करना चाहिए। टिपिकली वो सारे के सारे लेवल्स, सारी बातें जो इस सेगमेंट में डिस्कशन होंगी वो थोड़ी मैक्रो बेस्ड होंगी बड़ो बाजार पर अपना असर बहुत फौरी तौर पर यानी कि इमरजेंसी तौर पर भी डाल देती हैं। तो आज मेरे साथ बहुत ही एक शानदार हमारे मेहमान हैं जिनसे हम लगातार बातचीत करते हैं। उनकी इंटेलिजेंस हमारे काफ़ी काम आई है। लास्ट टाइम भी एक ऐसे समय पे जुड़े थे जब हम बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन बीच में एक हल्का सा झटका लगा। अब फिर से ठीक होने की कगार पर हैं। मनीष संथोलिया की मैं बात कर रहा हूँ। मनीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पिछले एक महीने में हमने टर्बुलेंस के तौर पर थोड़ा ग्लोबल मार्केट से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती हुई दिखी। वो इतनी ज़्यादा खतरनाक तो नहीं थी कि बाजार को डीप करेक्शन में डाल दे या प्रॉफिट बुक तेज गिरावट में डाल दे, बट एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग का वो बहाना सा बन गई। आपको लगता है कि हमको ज़्यादा सतर्क डोमेस्टिक से बजाय ग्लोबल पे होना होगा और अभी भी रहना होगा? देखिए, जो लास्ट समय करेक्शन आया था वो येन कैरी ट्रेड अनवाइंड के कारण आया था। और जो मैक्रो रिपोर्ट समझ में आ रहा है कि मोर और लेस जो येन कैरी ट्रेड अनवाइंड है 75-80% कंप्लीट हो चुका है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ गया है तो बेसिकली फिर येन कैरी ट्रेड शुरू हो गया। तो ग्लोबल मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज की प्रॉब्लम थी। एक तो मिडिल ईस्ट में टेंशन, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है और पता भी नहीं है कि किस तरह रेजोल्यूशन होगा उसका। बट जो रेट कट या येन कैरी ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिचुएशन एडवर्स थी अब वो फेवरेबल हो गई। सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट होने की गुंजाइश है और येन कैरी ट्रेड का प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो जो बाजार में हमने शार्प करेक्शन देखा था इंडिया के मार्केट्स में, वो ऑब्वियसली गॉट बॉट इनटू बिकॉज रिस्क ऑफ ट्रेड से सडनली रिस्क ऑन ट्रेड हो गया। तो रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन में मार्केट्स को संभालना है। एंड अगर आप बात करें वैल्यूएशंस की, तो अब हम FY26 के नंबर्स को डिस्काउंट कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम। अभी भी कुछ टाइम लैप्स होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग एट FY26 नंबर्स। FY26 को हम पूरी तरह डिस्काउंट कर रहे हैं और मार्केट कैप टू जीडीपी, जो वॉरेन बफे का बहुत पावरफुल इंडिकेटर है ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज की डेट में इंडिया में 127-28% हो चुका है। और लास्ट हम जब पीक हुए थे, ऑल टाइम पीक वाज 140%। तो नेक्स्ट 10% अप मूव में मार्केट्स बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ आपके हेडलाइन इंडाइसेस। हैविंग सेड दैट, monthly SIP flows gross north of 20,000 crores, net north of 10,000 crores, प्लस ब्रॉडर मार्केट में कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है इन्वेस्टर्स के पास जनरल बेसिस पर। जब तक ये सिचुएशन रहेगा, ऑल डिक्लाइंस विल बी बॉट इनटू। एंड यहाँ पर एक स्टॉक पिकर्स मार्केट है कि मार्केट्स का डायरेक्शन बुलिश है, बट आपके जो वैल्यूएशन कंफर्ट है, 2/3 ऑफ स्टॉक्स इन इंडिया वो वैल्यूएशन कंफर्ट के बाहर है। 1/3 ऑफ स्टॉक्स वो वैल्यूएशन कंफर्ट के अंदर है। उसी 1/3 के अंदर आपको खोजना है कि कौन से स्टॉक्स ग्रोथ वीजा वी वैल्यूएशन कंड्यूस। ठीक है। मनीष जी, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। दो छोटे छोटे सवाल हम एक साथ पूछ दे रहा हूँ आपसे। एक तो ये कि देखिए, चाइना से थोड़े से ना आर्थिक आंकड़े हाल फिलहाल थोड़े से कमजोर आए हैं। वहां पर जो बेरोजगारी दर के जो आंकड़े आए, वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो आंकड़े आए, थोड़े से कमजोर आए वहां पर अनुमान से। FIs की हमारे यहाँ बिकवाली चल रही थी। क्या हम मान के चलें कि फंड फ्लोज फिर से इंडिया की तरफ रूट होने शुरू होंगे? और दूसरी चीज, क्या बाजार 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट को यूएस फेड की तरफ से उसको डिस्काउंट कर चुका है और अब अगर तेजी होनी है तो आधे परसेंट के अगर रेट कट आए तभी होगी? चाइना की डेटा अभी भी वीक हैं और इंडिया की जो एलोकेशन है MSCI इंडिया में काफी, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बढ़ गई है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज आता है, इंडिया का एलोकेशन डेफिनेटली बेटर होगा। और अगर इनफ्लोज नहीं आता है
तो इन स्पाइट ऑफ इंडियाज एलोकेशन बीइंग हायर, अगर आउटफ्लोज होते हैं तो इन स्पाइट ऑफ इंडिया बीइंग ओवरवेट चाइना, यहाँ से भी आउटफ्लोज होंगे। सो ये समझ, क्योंकि इंडिया डेडिकेटेड फंड में बहुत ज्यादा रुपया आ नहीं रहा है फॉरेन से। बेसिकली आपके जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स या जिसको हम जेम फंड्स बोलते हैं, उसमें इंडिया का एलोकेशन चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बेटर हुआ है। और वहाँ की डेटा वगैरह काफी वीक है, सो इंडिया का एलोकेशन डेफिनेटली बेटर है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि टॉप डाउन अप्रोच में आपकी इमर्जिंग मार्केट्स में कितनी फ्लोज आ रही है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया का एलोकेशन इमर्जिंग मार्केट के एलोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। और रिगार्डिंग रेट कट, देखिए मेरे हिसाब से तो 25 बेसिस पॉइंट रेट कट का इम्पैक्ट अभी इंडिया में डिस्काउंट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी अटकलें हैं कि ग्रोथ काफी स्ट्रांग है यूएस में, इन्फ्लेशन कुछ गिरता है कुछ बढ़ता है, और अभी मतलब 100% यूएस रिसेशन की प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। अब बेसिकली 20-25% यूएस में रिसेशन होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा कोई उम्मीद है नहीं कि यूएस में रिसेशन होगा। सो जो पहले समझ में आता था कि 50-60% प्रोबेबिलिटी है 50 बेसिस पॉइंट रेट कट की हो जाएगी, वो अब मोटा मोटी 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। पर सोचने वाली ये बात है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट शुरू हो जाता है तो वो फिर रुकेगा नहीं। फिर 3 महीने बाद फिर एक 25 बेसिस पॉइंट, फिर एक रेट कट साइकिल आपकी शुरू हो जाएगी। जो अभी तक पॉज मोड में है वो डायरेक्शनली आपकी रेट कट की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटिमेंटली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है। बट यहाँ पर हमारी जी। इंडिया में रेट कट होना इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती, क्योंकि ओके। मॉनेटरी पॉलिसी एकदम टाइट कंट्रोल किए हुए है हमारे सेंट्रल बैंक, लिक्विडिटी टाइट है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जब तक आपकी हम्म। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन या फिस्कल डेफिसिट नंबर, जी। मॉनसून, ये सब देखते उसके बाद ही रेट कट इंडिया में होगा। ओके। नमस्कार मनीष जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। मेरा भी सवाल रेट कट से रिलेटेड ही था, क्योंकि हम रोज़ चर्चा करते हैं हमारे एक्सपर्ट से, पर आपका जो पॉइंट है कि रेट कट अगर शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेगा, और वो एक ट्रेंड है जो कि आपको पकड़ना चाहिए। पर मनीष जी, हमें ये भी याद है कि आप बीएफएसआई पे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव व्यू के साथ थे। आपका मानना था कि वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, पर इस बार अर्निंग्स के बाद क्या नज़रिया है वहाँ पे? और साथ ही क्योंकि इतना बड़ा ये सेगमेंट है, क्या एक पर्टिकुलर खेमा है जहाँ पे आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो वैल्यूएशन को लेकर कंफर्ट है वो अच्छी तरीके से रिवॉर्ड करेगा? और साथ ही साथ मनीष जी, क्विकली आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीएफएसआई के अलावा कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको फिलहाल पसंद आ रहे हैं? देखिए बीएफएसआई जो सेक्टर है, Q1 भी अर्निंग्स ग्रोथ आपकी 15% की हुई है बीएफएसआई स्पेस में, और वैल्यूएशन तो काफी कंड्यूसिव है। तो अगर आप डीप वैल्यू कोई सेक्टर में खोज रहे हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बीएफएसआई स्पेस है। यहाँ पर बहुत डीप वैल्यू, बट चूंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स एक प्रॉब्लम है पूरे बीएफएसआई स्पेस में, डिपॉजिट मिल नहीं रही है, डिपॉजिट आ भी रही है तो क्रेडिट ग्रोथ से काफी कम है, 4-5% कम है। अगर क्रेडिट ग्रोथ आपकी 15% है तो डिपॉजिट ग्रोथ 11-12% है, और बैंकों को, एनबीएफसी को हायर रेट देने पड़ रहे हैं अपनी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए। पी मल्टीपल्स काफी कंप्रेस हो गए हैं बिकॉज निम्स में प्रेशर आए। बट हैविंग सेड दैट, अगर थोड़े मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे तो रिस्क टू रिवॉर्ड इज एक्सट्रीमली फेवरेबल। मतलब लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आप 12, 13, 14 के पी में ट्रेड हो रहे हैं, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक है। मतलब इतनी सस्ती नहीं हो सकते ये सब बैंक्स। और सिमिलर इज द सिचुएशन विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है बीएफएसआई स्पेस में एक्सपोजर बढ़ाने का टाइम है, वीजा वी चेजिंग मोमेंटम इन द मार्केट। बहुत सारे सेक्टर्स में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर एक सेक्टर है जहां वैल्यूएशन कंफर्ट भर भर गए, बट मोमेंटम बिल्कुल नहीं। तो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीएफएसआई स्पेस में बहुत ही ज्यादा वैल्यू, और यहाँ पर बेसिकली एक्सपोजर एलोकेशन बढ़ानी चाहिए।
दूसरी बात है कि कौन से सेक्टर्स अच्छे लगते हैं, तो रेट कट पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी स्पेस में डेफिनेटली एक बाइंग मोमेंटम आएगा। FY25 FY24 के कंपैरिजन में काफी बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स फॉर आईटी स्पेस। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा सस्ते तो नहीं है पर बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है व्हेन कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो ये एक स्पेस है। फार्मास्यूटिकल एक ऐसा स्पेस है जहां ग्रोथ और वैल्यूएशंस अभी तक दे हैवंट फॉलन इन लाइन, मतलब अभी भी काफी गैप है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कैचअप। सो ये सेक्टर बेसिकली आपकी टोटल जो ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो ग्रोथ है बोथ इंडिया एज वेल एज जेनेरिक एक्सपोर्ट मार्केट में, प्लस सीडीएमओ प्लस योर डायग्नोस्टिक्स, मेरे हिसाब से ये स्पेस में काफी ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है सर। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे पास थोड़ा समय इतना ही था तो आपसे बात हो पाई अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने एक वैल्यूएशन वाली बात बोली बीएफएसआई सेगमेंट के अंदर, जो लोग मार्केट के अंदर वैल्यूएशन ढूंढ रहे हैं वो बीएफएसआई के अंदर जाएं। दो सेक्टोरल चर्निंग जो कि आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियरी होंगे, वो टेक्निकली भी दिखता है। फर्स्ट इज टैक्स, सेकंड इज फार्मास्यूटिकल्स। ये 23 के मुकाबले 24 के मुकाबले 25 की तरफ और बेहतर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।